आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे केपी और केसी के बीच में संबंध। केपी दाब साम्यावस्था स्थिरांक और केसी सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक है। अब हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। N1A प्लस N2B गिव्स रिवर्सिबल इक्वेशन है N3C प्लस N4D। इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम केपी रखते हैं। तो केपी होगा हमारे पास PC partial pressure of C N3 into partial pressure of D N4 आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाय partial pressure of A raised to N1 into partial pressure of B raised to N2। अब हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है कि किसी गैस के लिए वैल्यू होती है PV इक्वल टू nRT। अगर हम V को इधर ले जाएंगे तो N/V RT, N/V का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोलर। तो इसको हम लिख सकते हैं CRT। तो अब हम इन्हीं सारी टर्म्स में PC, PD, PA और PB की वैल्यू लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में उनको रख देंगे। तो सबसे पहले PA इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A RT, PB कंसंट्रेशन ऑफ B RT, PC CC RT एंड PD CD RT। और ये सारी PA, PB, PC, PD की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा KP इज इक्वल टू CC RT रेज टू पावर N3, CD RT रेज टू पावर N4 डिवाइडेड बाय CA RT रेज टू पावर N1, CB RT रेज टू पावर N2। यहाँ से ये सारी चीज़ें बाहर ले लेते हैं और RT एक साथ ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा CC N3 CD इंटू N4 डिवाइडेड बाय CA N1 इंटू CB N2 और यहाँ से आ जाएगा R2 RT रेज टू पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। और ये पूरी जो वैल्यू है ये KC के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम लिख देंगे KC और ये हो जाएगा RT। ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल और ये रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा N। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसमें, KP और KC में। हम किसी भी इक्वेशन की बैलेंस इक्वेशन लिख के अगर उसका KP पता है तो KC निकाल सकते हैं और बैलेंस इक्वेशन से हम डेल्टा N की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ले-शैटलियर का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है ये इक्विलिब्रियम के लिए। इसके स्टेटमेंट पहले करते हैं फिर स्टेटमेंट को समझेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है ताकि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। यानी K का मान कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अपने आप उन कंडीशंस को एडजस्ट कर लेती है रिएक्शन कि K की वैल्यू कैसी रहे, कांस्टेंट रहे और जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसकी कंडीशन में वो चेंजेस जो है वो ख़त्म हो जाए। इसका जो है हम अलग अलग कंडीशंस लगाकर और अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन का होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सांद्रता का प्रभाव। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और ये इक्विलिब्रियम पे है और 2NH3। अब इसका जो K होगा हमारे पास वो होगा NH3 और ये है N2H2 रेज टू पावर 3। अब अगर हम इसमें जब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई और इक्विलिब्रियम पे हम इसके अंदर मान लीजिए अमोनिया ऐड कर देते हैं। तो अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका न्यूमरेटर ऊपर की चीज़ जो है बढ़ जाएगी तो K की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ले-शैटलियर के प्रिंसिपल कहता है कि K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। रिएक्शन इस तरह से होगी कि वो K की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। तो अगर हम इसमें बाहर से NH3 और ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन में चली जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन से क्या होगा कि NH3 की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और N2 और H2 की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
तो इससे क्या होगा, इनका रेशो पहले की तरह जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो और अगर हम इसमें N2 और H2 ज़्यादा डालते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर है ये बढ़ जाएगा, नीचे वाली चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये रिएक्शन इसको कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने बाहर से N2 H2 डाला है। तो ली शैटले के प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन N2 और H2 को क्या करने की कोशिश करेगी, कम, क्योंकि हमने चेंज किया। जो हम बाहर से चेंज करेंगे रिएक्शन उस चेंज को क्या करेगी, नलीफाई करने की कोशिश करेगी। तो बाहर से N2 और H2 डालने पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा कि जो N2 H2 हमने बढ़ाया था वो कम हो जाएगा और NH3 थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका रेशो पहले की तरह कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम इस रूल को यूज़ करके हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी ले सकते हैं कि अगर हमें अमोनिया बनानी है हेबर्स प्रोसेस में, तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा लेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इनकी जो है सांद्रता ज़्यादा लेने से हम अमोनिया की मात्रा ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभाव है सांद्रता का प्रभाव। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। दाब जो है वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर के अंदर अणुओं की संख्या कितनी है। जितने ज़्यादा अणु होंगे किसी भी मिक्सचर के अंदर, उतना ही ज़्यादा उस मिक्सचर का दाब होगा। तो अगर हम इसमें भी 3 कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन वो जिसके अंदर डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव है, यानी डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम है। जैसे हमारे पास यही रिएक्शन आ गई, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल 1 + 3 4 हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एन बराबर कितना है, -2 है। तो यहाँ पे डेल्टा एन कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर हम अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 मोल हैं और यहाँ पे क्या है, 4 मोल हैं। तो इस तरफ दाब कम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मोल है। अगर रिएक्शन इस तरफ जाती है तो दाब इधर जाने से क्या होगा, कम। और यहाँ पे 4 मोल हैं, तो 4 मोल है तो इस तरफ जाने से दाब क्या होएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम इस अभिक्रिया पे दाब बाहर से बढ़ाते हैं तो ले शटले के प्रिंसिपल से अभिक्रिया दाब को कम करने की कोशिश करेगी। तो मैंने अगर ये मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन वेसल है और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो भरी हुई है और मैंने इस पे दाब बढ़ाया, तो ये रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ जाने से दाब कम हो जाता है। तो दाब कम किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे कम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है वो राइट साइड की तरफ जाएगी, यानी ज़्यादा अमोनिया बनेगा। इसका मतलब कि अब रिएक्शन जैसे हमें अमोनिया बनानी है तो अमोनिया के प्रोडक्शन में हमें प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रखने से रिएक्शन किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। और अगर हम दाब कम कर देंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से दाब बढ़ जाए, ताकि हमारे द्वारा कम किए गए दाब का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो अगर हम दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और यहाँ पे दाब जाने से क्या होगा, इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं जहाँ पर डेल्टा एन पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा एन है 0 से ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5 गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl3 + Cl2। तो यहाँ पे डेल्टा एन है, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट का मोल 1 है। तो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया हमारे पास। PCl3 के लिए डेल्टा एन पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पर 2 मोल हैं तो यहाँ पर दाब कैसा होगा, ज़्यादा, और यहाँ पे 1 मोल है तो दाब कैसा होगा, कम। अब अगर हम इस पे दाब बाहर से बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया ली शटले के प्रिंसिपल से उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से दाब की वैल्यू कैसी हो जाए, कम। तो अब आप देखो कि दाब बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि उससे जो हमने परिवर्तन किया है उसका प्रभाव नष्ट होएगा। और अगर हम दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से दाब ज़्यादा हो जाए, यानी वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है, और इसी हिसाब से हम दाब कम या ज़्यादा करके हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। तीसरी वो कंडीशन है जिसमें डेल्टा एन 0 हो। तो ये है जैसे N2 + O2, इससे जो NO2 बनता है, NO बनता है 2NO। तो यहाँ पर
प्रोडक्ट जो है उसके 2 मोल हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में और रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं, तो ये डेल्टा एन कैसा है 0। ऐसी अभिक्रियाओं में दाब को चेंज करने पे अभिक्रिया की डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप दाब कम करें या ज़्यादा करें, अभिक्रिया उसी तरह से रहती है पहले की तरह से। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि हम ताप का प्रभाव देखते हैं, तो ताप का प्रभाव किस तरह से इसमें पड़ता है। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि 2 कंडीशन होती हैं। पहले तो है कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो। ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है और रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर कैसा है, बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल है वही जो हमने पहले लिया था, N2 + 3H2 gives 2NH3 और इसमें डेल्टा H की वैल्यू होती है -93.74 किलो जूल। ये डेल्टा H नेगेटिव शो करता है कि जो रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी है। इसमें अगर N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 बनाएंगे तो इसमें ताप बढ़ेगा, तो इस तरफ ताप कैसा होगा, जाने से ज़्यादा होगा, ऊष्मा निकलेगी, और इस तरफ जाने से ताप कैसा होगा, कम होगा। तो अब अगर हम अभिक्रिया का ताप बढ़ा देंगे, तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ जाने से ताप कम हो जाए। यानी जैसे ही हम इस रिएक्शन में बाहर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन कम ताप की तरफ जाएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अमोनिया टूट के N2 और H2 के अंदर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। और अगर हम अभिक्रिया का ताप कम कर दें तो ली शटलियर के प्रिंसिपल से उस कम किए हुए ताप को नलीफाई करने के लिए अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी, जिससे कि वो हमने ताप कम किया और अभिक्रिया ताप को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो यानी अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर हमें अमोनिया ज़्यादा प्राप्त करनी है तो हम ताप कम रखेंगे, क्योंकि जैसे ही ताप हम कम करेंगे रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि ताप बढ़ जाए अभिक्रिया का ली शटलियर प्रिंसिपल से। तो अमोनिया बनाने के लिए हम जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कैसा रखते हैं, कम रखते हैं। और दाब का तो प्रभाव हमने पीछे देख ही लिया था कि दाब हम ज़्यादा रखेंगे, ताप हम कम रखेंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें अमोनिया प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का कम रखना है और उसके ऊपर दाब कैसा रखना है, ज़्यादा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है। तो बहुत सारे जो कंपाउंड हम इंडस्ट्रियली प्राप्त करते हैं उसमें इस ली शटलियर प्रिंसिपल को लगा के हम उसकी आइडियल कंडीशंस निकाल सकते हैं। दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है PCl5, इसका इक्विलिब्रियम PCl3 + Cl2 और इसमें डेल्टा H की वैल्यू होती है +Q किलोजूल, Q मान लेते हैं हम इसमें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अब इसमें +Q किलोजूल मान लेते हैं। तो इसमें अगर ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट बनेगा ऊष्मा का शोषण होगा, यानी टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा आगे जाने पे, और इधर तापमान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस अभिक्रिया इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, अभिक्रिया मिक्सचर का ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाहर से ज़्यादा ताप देंगे तो ये अभिक्रिया उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ताप कम हो जाए। तो ये कैसे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो इस तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पे ताप का प्रभाव अलग होता है। और इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कि अगर हम कोई अक्रिय गैस मिलाते हैं, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का मतलब है कि वो जो गैस है वो रिएक्शन में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करती है, किसी भी, ना तो रिएक्टेंट से रिएक्शन करती है ना ही किसी प्रोडक्ट से करती है। अक्रिय गैस हम 2 तरीके से बता सकते हैं इसका प्रभाव, कि पहला तो ये है स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन का मतलब ये जो रिएक्शन वेसल है इसके ऊपर कोई भी हमने लिड लगा रखी है, ये यहीं की यहीं रहेगी, इसके टोटल आयतन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास A और जो B हैं इसके मतलब नंबर ऑफ मोल्स मान लो A हैं, दूसरे रिएक्टेंट के B हैं। अगर हम इसमें कोई गैस बीच में ऐड कर भी देंगे अक्रिय गैस,
तो A/V यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे रहेंगे, दोनों के सेम ही रहेंगे, टोटल वॉल्यूम तो वही है। तो जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे। अगर सेम रहेंगे तो अक्रिय गैस के मिलाने तो K जो है वो यही होता है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या इनके प्रेशर्स। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है क्योंकि आयतन सेम है, इनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो C क्या कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आयतन। तो अगर ये सेम रह रहा है, ये सारी चीज़ें सेम रह रही है तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, तो रिएक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर अगर हम कोई भी जो गैस है वो ऐड करेंगे तो अंदर का दाब बढ़ेगा, यानी कि स्थिर दाब रखने के लिए ये लीड कैसी जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी आयतन कैसा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, पहले के कंपैरिजन में आयतन बढ़ जाएगा। अब इसमें भी हम दो कंडीशंस लेंगे। जैसे पहली ये कि जिसके अंदर जो है डेल्टा N पॉजिटिव है, जैसे कि PCl5 का डिसोसिएशन। अब देखो अगर आयतन बढ़ गया तो सांद्रता कैसी होगी, कम होगी। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं तो सांद्रता पहले जैसी हो जाएगी, N/V। जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, N/V होती है। तो अगर V बढ़ गया तो N को भी बढ़ना जरूरी है। तो अगर जिसके अंदर डेल्टा N पॉजिटिव, तो रिएक्शन उसी तरफ जाएगी जिससे N भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ पर अगर डेल्टा N पॉजिटिव है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि V बढ़ा है तो N भी बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन पहले की तरह रहेगी। और अगर डेल्टा N नेगेटिव है, ये जैसे कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन कैसी जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है अणुओं की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में जाने पे अणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से अक्रिय गैस जो है डिपेंड करती है कि डेल्टा N पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीड करती है। तो ये ली शैटलियर का प्रिंसिपल है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ली शैटलियर प्रिंसिपल का जो है आप स्टेटमेंट दीजिए, तो उसके अंदर पहले वाला स्टेटमेंट देना है। और कभी कभी जो है ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसके अंदर आ जाता है कि ली शैटलियर का प्रिंसिपल का आप स्टेटमेंट दीजिए और उसका जो है साम्यावस्था पर किस प्रकार से अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करने का प्रभाव पड़ता है उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए।